जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और एकदम तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ एक नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में। और आज करवाने वाला हूँ बेटा आप सभी को मैं यहाँ पर मॉडल पेपर। तो भाई आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि अगली क्लास में मैं आप लोगों को मॉडल पेपर करवाऊंगा। तो आज की इस क्लास को लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर की। तो भाई क्लास 10th बोर्ड वालों, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, या कहीं से भी, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो बेटा, हर एक बोर्ड के बच्चे के लिए ये क्लास है। और ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आपका लक्ष्य 100 में से 100 नंबर लाने का है गणित में, तो आपको मेहनत भी बेटा 100 में से 100 वाली करनी होगी। तो एक बार जल्दी से आ जाइए फटाफट से क्लास में। अपने दोस्तों के साथ में क्लास का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं मॉडल पेपर। तो भाई मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस तरह का पेपर होता है, सारी चीजें आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। और ये देखिए भाई, आप लोग यहां पर जो है इससे देख पाओगे कि पूरा भाई पूरी तैयारी के साथ में मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं। हर एक टाइप के क्वेश्चन, चाहे 1 नंबर के हो, चाहे 2 नंबर के हो, चाहे 6 नंबर के हो, 4 नंबर के हो, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो पहले तो आप लोगों को क्या करना है, पेपर पेन लेकर रेडी बैठ जाना है बेटा, क्योंकि आज की इस क्लास में सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी वो आपके पेपर पेन की जरूरत पड़ने वाली है। आज की इस क्लास में आप लोगों को पूरे टाइम साथ में बैठे रहना है, क्योंकि इस 2-2.5 घंटे की क्लास में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर से छोटा क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आता है। तो क्या आप लोग तैयार हो भाई? जल्दी से मुझे एक बार फटाफट से बता दो सारे बच्चे, क्या आप सारे बच्चे तैयार है? कौन कौन आ चुके हैं? निधि, आकांक्षा, प्रियांशु, राहुल, रितेश, चेंज मास्टर, अबूजर, अशोक शर्मा, स्टूडेंट लाइफ, सभी को गुड इवनिंग। मिस प्रिंसेस, जीवन, सोनी और क्वीन टीचिंग, और रिया, सुजल, माइक्रो, शगुन, नेहाद, पंकज, प्रिया, आशु, आयुष्मान, अंकित। चलिए भाई, तो जल्दी से एक बार यार सेशन को लाइक कर दीजिए बेटा, फटाफट से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मैं शुरुआत करूंगा आज की हमारी इस प्यारी सी क्लास की। तो क्या आप लोग सभी बच्चे तैयार हो भाई? फटाफट से मुझे बताओ। पहला काम आपका अटेंडेंस लगाने का क्लास में, तो जल्दी से एक बार अटेंडेंस लगा दीजिए, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि भाई हमारी इस क्लास की जो है स्टार्टिंग हो चुकी है। और आज करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर बात आपके किसकी, मॉडल पेपर की। तो आप लोगों में से किस किस बच्चे का टारगेट है 100 में से 100 मार्क्स लेकर आना? बताओ भाई, किस किस बच्चे ने सपना देखा है गणित में 100 में से 100 नंबर लाने का, और कौन कौन बच्चा उसकी पूरी पूरी तैयारी कर रहा है? फटाफट से जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आप सारे बच्चे तैयार है? शुरुआत कर दी जाए आज की, हाँ या ना? बताओ बेटा फटाफट से, क्या कहते हो आप लोग? किस किस बच्चे ने सपना देखा है गणित में 100 में से 100 नंबर लाने का, और कौन कौन इसके लिए पूरी पूरी मेहनत कर रहा है? अगर आप लोग तैयार है तो एक बार जल्दी से, आप लोगों के सामने एक पोल नजर आ रहा होगा, उस पोल पर जल्दी से आंसर दे दीजिए। आर यू रेडी का कंप्यूटर जी एक बार जल्दी से आर यू रेडी, यस या नो का जो है एक पोल कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे आंसर दे दे। बेटा एक बार सेशन को भी लाइक कर देना जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि जो वॉचिंग है और लाइक से दोनों में काफी डिफरेंस है। एक बार सेशन को लाइक करने से ये पता चल जाता है मुझे कि यार सारे बच्चे मेरे एक्टिव है, और अब मैं शुरुआत कर सकता हूं मेरी क्लास की बहुत ही बेहतरीन और शानदार जबरदस्त वाली। तो चलो भाई, हमारी जनता पूरी पूरी तैयार है। और आप लोगों को मैं बता देता हूं ये गारंटी के साथ कि बोर्ड का पेपर सेम आपका ऐसा आएगा। बोर्ड के एग्जाम में आपको ये सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बेटा आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन वही करवाऊंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर पेपर जो है आपका मॉडल पेपर तैयार करूंगा, जिससे आपके पूरे 100 में से 100 नंबर आ सके, जिससे आपको यह पता चल सके कि यार इस क्वेश्चन से मेरा ऐसा क्वेश्चन ही बनेगा, मुझे उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो कर दे हम शुरुआत। चलिए तो जल्दी से हम यहां पर जो है एक सेट की बात करेंगे, ठीक है? उन्हीं में से कोई सा मैंने जो है एक सेट बनाया है। आपको पता है यूपी बोर्ड वाले हो जो आपके अलग अलग सेट के जो है पेपर्स आते हैं, है ना? इसी तरह से चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, हर बोर्ड के लिए अलग अलग सेट में से जो है पेपर्स बनता है। तो इसी तरह से मैंने एक पूरा सेट बनाया है आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का, ताकि आप लोगों को पता रहे कि भाई साहब किस तरह का हमारा पेपर बनता है और इस तरह का हमारा सेट बनता है। तो आज की शुरुआत करते हैं प्यारे से और अच्छे से मोटिवेशन के साथ में। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो क्या आप लोग इतिहास रचने के लिए तैयार हो? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से,
क्या आप सारे बच्चे इतिहास रचने के लिए तैयार हो? गणित में 100 में से 100 लाने के लिए तैयार हो? अगर सपना देखा है तो इस सपने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है तो बेटा इस कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं सारी क्लासेस अटेंड करूंगा, कहोगे वैसे करूंगा, बस मुझे 100 दिलवा दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, तेरे को 100 दिलवाने की गारंटी मेरी है, लेकिन तेरे को विश्वास करना होगा बेटा। अगर तू विश्वास कर सकता है तो इस पूरी क्लास को अटेंड कर लेना, नहीं कर सकता है तो फिर तेरी मर्जी, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया चलती है। ओके, कर दे हम शुरुआत। फटाफट से बताओ भाई, एक बार जिसने सेशन को लाइक नहीं किया एक बार सेशन को लाइक कर दो बेटा, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने के लिए तैयार है। एक बार जल्दी से फायर इमोजी जो है आप लोग यहां पर शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मेरी जनता पूरी की पूरी तैयार है और अब मैं मेरी इस क्लास को अच्छे से स्टार्ट कर सकता हूं। जल्दी से एक बार जो है आपके कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। देन हम शुरुआत करेंगे बहुत ही मजेदार और प्यारी वाली। मेरी गारंटी है बेटा, एक एक क्वेश्चन देखकर तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी कि हाँ सर ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं कर सकता हूं। अब मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि एग्जाम चाहे आज की डेट में भी हो जाए मैं कर लूंगा और मैं करके दिखा दूंगा कि जो मैंने सपना पूरा करने के लिए मेहनत करने को ठाना है मैं उससे पूरा पूरा कर सकता हूं। पहला क्वेश्चन आता है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 0 1 2 8 कौन सा ऑप्शन सही है? अभाज्य संख्या कौन सी होगी भाई? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से मुझे एक बार फटाफट से बता दो बेटा। यहां पर आपसे पूछी गई है अभाज्य संख्याएं कौन सी रहने वाली है? 0 1 2 8, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से फटाफट से सारे बच्चे आंसर देंगे। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो क्या है, विभाजित नहीं होती है। अगर वो विभाजित होती है या तो स्वयं से विभाजित होती है या एक से विभाजित होती है। क्या आंसर है भाई? पूरी जनता जो है मेरा ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगी। अभाज्य संख्या में यहां पर आपको मैं एक और बात बता देता हूं बेटा, समझना, एक का आंसर मत करना। एक जो है ना, यहां पर अगर किसी भी संख्या से एक को गुणा करोगे वही मान मिलेगा, किसी भी संख्या से एक को भाग करोगे वही मान मिलेगा, इसलिए एक को काउंट नहीं करेंगे। और ये जो 2 है ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या, आपसे जितनी भी अभाज्य संख्या है अगर आप वो देखोगे कौन कौन सी, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह से आपके पास चलती जाएगी। तो जितनी भी अभाज्य संख्या आप लोग देखोगे इसमें यही एकमात्र सम है और ये बाकी सारी कौन सी है बेटा? विषम है। इसीलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड बताने बेटा, कौन से अभाज्य गुणनखंड रहने वाले हैं? ऑप्शन है 2 की स्क्वायर इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। ऑप्शन नंबर बी 7 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 2 की घात 2। ऑप्शन नंबर सी 7 की घात 1 इंटू 5 की घात 2 इंटू 2 की घात 3। मेरा एक ही टारगेट है, गणित में 100 दिलवाना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे को पूरा जो है आवाज से तुमको पता चल रहा होगा कोल्ड बहुत गंदा वाला हो रहा है, लेकिन मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम तैयार हो, अगर तुम खुद तैयार नहीं हो बेटा तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेहनत भी उसी के साथ की जा सकती है जो इसके अंदर पहले से खुद के अंदर एक जुनून जगह होता है ना कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूं। बताइए भाई, ऑप्शन नंबर है 140 से लिखना है, गुणनखंड कर दो। 2 से करोगे 70 बार आएगा, 2 से करोगे 35 बार आएगा, 5 से करोगे एक जो है 7 बार आएगा, 7 से करोगे 1 बार आएगा। मतलब आपने देखा 140 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। और ये कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 3125 को घातांक रूप में अगर आपको लिखने के लिए दे दिया जाए तो किस तरह से लिखोगे? 5 की घात 4, 5 की घात 6, 5 की घात 5 या 5 की घात 8। ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है? थोड़ा ऑप्शंस को जो है बेटा जल्दी जल्दी देने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा जो मेन टाइम है वो बड़े क्वेश्चंस पर लगता है। जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना आपके यहाँ पर, तो आपको एक चीज पता होती है, या तो यस है या नो है, या तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बस यही चलता है ना, है ना? या तो आता है तो हाँ कर देंगे, नहीं आता है तो हम स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ भाई, 3 की घात, यहां पर 3125 दिया गया है बेटा, इसको घात रूप में लिखना है। तो 5 की घात 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अगर करके देखेंगे तो 5 25 25 मिस कर दी, बहुत पछताएगा वो, बहुत ज्यादा पछताएगा, क्योंकि लास्ट में कहते हैं ना कि समय निकलने के बाद कुछ भी नहीं बचता है पछताने की सिवा। तो अगर आप भी चाहते हो कि नहीं यार हम नहीं पछताना चाहते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम करके दिखा देंगे, तो जल्दी से बताओ भाई। कंप्यूटर जी नेटवर्क इशू आ रहा है क्या यार?
जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट से बताओ बेटा क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए बी सी डी। नेटवर्क इशू बेटा आपके शायद हो सकता है, आपकी साइड से तो एक बार चेक कर लो, क्योंकि ये क्लास चालू रहेगी और चलती रहेगी, रुकने वाले नहीं है हम, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकने वाले नहीं है। आपको दिया है x माइनस वाई बराबर 2, तो ऐसे में जो है ऑप्शन का रूप ले लो बेटा। ऑप्शंस की अगर हेल्प लेकर करोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। x का मान 2 रखो, y का मान माइनस वाई रखा, तो यहां से मान लो ये 0 के बराबर, तो y का मान कितना मिला आपको यहां से 2। यहां पर देखो भाई x माइनस वाई, समझना मेरी बात, कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा रहा है। देखो x माइनस वाई बराबर आपके पास में 2 है और x प्लस वाई बराबर आपके पास में 2 है, तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बी को किया जा रहा है ना, बी को किया जा रहा है, रखकर देख लो। क्लियर है, आ गई बात समझ में। चलो भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। असमांतर रेखाएं हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी कितने बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 1 बिंदु पर, अनंत बिंदु पर या 3 बिंदु पर। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। दो असमांतर रेखाएं, असमांतर रेखाएं मतलब समांतर नहीं है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है। बताओ भाई बताओ, जल्दी से बताओ, प्रतिच्छेद कर रही है तो कितने बिंदु पर किया, 1 बिंदु पर, और इसे क्या कहते हैं हम, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर भी सही आंसर है। क्लियर, चले हम इसके आगे। मजा आ रहा है भाई आप सभी को, जल्दी से मुझे एक बार फटाफट से बता दो, क्या आप सभी को मजा आ रहा है, अच्छे से सारी चीजें जो है समझ में आ रही है आप लोगों को, बताइए भाई फटाफट से एक बार जल्दी से मुझे बता दो, ताकि मैं भी जो है आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलता रहूं। आप लोगों के लिए पूरी क्लास बहुत मजेदार रहने वाली है। 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं बेटा, ये जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है। सी की जगह जो है के देकर पूछा गया है कि अगर ये द्विघात समीकरण है आपके पास में तो के मूल समान है, और हिंट दे दिया कि इसके मूल जो है वो समान है, तो सी का मान क्या होगा, 3, 6, 12, 36। 3, 6, 12, 36। कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है। सी का मान पूछा है बेटा, एक द्विघात समीकरण दिया है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सी बराबर 0, ये आपके पास में है। ठीक है, ये आपके पास में है। यहां पर क्या बोला गया है कि आपको सी का मान बताना है बेटा। किसका मान बताना है, सी का मान। अब सी का मान कैसे निकालोगे भाई आप लोग, सी का मान निकालने के लिए मूल समान वाली कंडीशन दी गई है। अगर मूल समान है मतलब डी बराबर क्या होगा, 0 के होगा। डी बराबर किसके होगा, 0 के, और डी क्या होता है आपके पास में, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यही होता है भाई, जल्दी से मुझे बताइए, क्या सभी बच्चों के लिए डी का मान यही होता है। अब यहां से हम कहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब यहां पर एक और बात आती है कि हमें बी, ए और सी मतलब ए बी सी के मान पता होना चाहिए। इसके लिए हम द्विघात समीकरण की हेल्प लेते हैं। तो ए का मान 3 आएगा, बी का मान 12 आएगा, और सी की जगह क्या लिखेंगे हम, सी ही लिखेंगे। क्लियर है, तो यहां से 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है बेटा 3, और सी की जगह सी रहने दो, ये 0। तो फाइनली ये हो गया 144 माइनस 12c बराबर 0। इस माइनस के 12c को भेजो उधर, और ये 144, तो c बराबर आ जाएगा 144/12। तो फाइनली c का मान कितना आएगा, 12। और ऑप्शन नंबर यहां पर भी हमारा c ही सही है। ओके, क्लियर है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट, मन में कोई क्वेश्चन, जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से बताइए भाई फटाफट से। हाँ या ना, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, किसी भी बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, कौन कौन तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए, कौन कौन तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आएगा आपके कौन से चैप्टर से, ये भी द्विघात समीकरण से ही पूछा गया है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक द्विघात समीकरण दी गई है, और इसके मूल क्या होंगे, प्लस माइनस 0.2, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 4। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सारी चीजें यहीं पर है आपके पास में। अगर क्वेश्चन ध्यान से और अच्छे से आपने सॉल्व किया तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और अगर क्वेश्चन आपने ठीक से देखा नहीं तो आपको आते हुए भी जो है गलती होते हुए नजर आ जाएगी। ये द्विघात समीकरण दी गई है। अरे भाई आंख बंद करके बोलोगे तब भी ऑप्शन नंबर सी को ही राइट करोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 4 को इधर भेजोगे प्लस के 4, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये √4, मतलब एक्स स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ गया और प्लस माइनस 2 हो जाएगा। कहां नजर आया? सी में नजर आया, इसलिए सी हमारा एकदम सही आंसर है। ओके रिपोर्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अगर द्विघात समीकरण ये है, इसका विविक्तिकर क्या होगा। अब मुझे ये बताओ विविक्तिकर कैसे निकालते हैं हम, बताओ भाई विविक्तिकर कैसे निकालते हैं हम। क्या किसी बच्चे को पता है विविक्तिकर कैसे निकाला जाता है? फटाफट से बताइए भाई, आप लोगों में से क्या किसी बच्चे को पता है विविक्तिकर कैसे निकालते हैं हम? 0 होगा इसका विविक्तिकर, बोलो बोलो भाई जल्दी से। जिसको नहीं आता है वो सीखना ध्यान से, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है आपके पास में। ठीक, अब यहां से अगर आप देखोगे तो a का मान कितना है? a का मान जो है वो 3 नजर आ रहा है, b का मान -2 नजर आ रहा है और c का मान 1/3 नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो 0 आ रहा है। अरे विविक्तिकर निकालने के लिए हमें पता होता है कि d बराबर होता है b² - 4ac। अब ये जो d है यही तो हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करें? b² मतलब कि -2 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना है हमारे पास में? 3, और c का वैल्यू कितना है? 1/3। यहां से देखोगे 3 से 3 खत्म, -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 और ये -4, फाइनली 0, और ये 0 ऑप्शन नंबर डी की तरफ आगे बढ़ता है। क्लियर है भाई? बताओ फटाफट से, क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? हाँ या ना बच्चे? क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए बेटा, क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? किसी भी बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई परेशानी? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे नहीं आया समझ में, एक बार फिर से बता दीजिए। मेरे ख्याल से तो कोई से भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ है ना? कोई से भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, सभी वर्ग होते हैं। त्रिभुज से पूछा गया है बेटा, त्रिभुज से पूछा गया है कि सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समान होते हैं या अलग अलग होते हैं? जितने भी वर्ग है वो कैसे होंगे? समझना एक चीज मैं आपको जो है यहाँ पर वर्ग बनाकर देता हूँ, आपके लिए बड़ी आसानी होगी बेटा इसको समझने के लिए। आपके पास में एक वर्ग ये है, ठीक है, और एक और वर्ग मैं बनाकर दे देता हूँ ये वाला। ठीक, एक और मैं वर्ग बनाकर दे देता हूं आपका ये वाला। ठीक, एक और मैं वर्ग बनाकर दे देता हूं आपको ये वाला। ध्यान से देखो, अब ये जितने भी वर्ग नजर आ रहे हैं आपस में, आपको क्या नजर आ रहा है कि सर यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ये भी मेरा वर्ग है, ये भी मेरा वर्ग है, ये भी मेरा वर्ग है और ये भी मेरा वर्ग है। मतलब अगर मैं यहां पर बात करता हूं आकार की, आकार कैसा है बेटा? समान है, मतलब एक जैसा है, और माप कैसा है? अलग अलग है। माप कैसा है बेटा? अलग अलग है। तो ऐसी आकृति को हम समरूप आकृति कहते हैं। ऐसी आकृति जिसके माप समान होते हैं और आकार माप अलग अलग होते हैं और आकार समान होता है, समरूप आकृति कहलाती है। और ऐसी आकृति जिसके माप और आकार दोनों ही समान होते हैं उसे हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो भाई? यहां तक की बात क्लियर? सर जी +-1 में से कैसे होता है, मतलब समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हो? +-1 में से कैसे होता है? योगेंद्र सर बेटा इस वीक में आ जाएंगे, ठीक है, अर्धवार्षिक से पहले करवा देंगे, सब करवा देंगे, तुम टेंशन मत लो। मैंने बस क्या कहा है, पूरी क्लास अटेंड करोगे, तुम्हारे अंदर से दिल से आवाज आएगी कि यार मुझे मजा आ गया इस क्लास को अटेंड करके, बहुत तगड़ा जबरदस्त वाला। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चले आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? असंभव घटना, नाम से ही समझो, असंभव। असंभव का मतलब क्या कहते हैं हम? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर मैं वर्ड्स के अकॉर्डिंग चलता हूं तो असंभव का मतलब होता है इम्पॉसिबल, जिसे हम कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल समझना, आपके पास में एक पासा है बेटा, क्या है? एक पासा। पासे को आपने फेंका तो आपको 1 2 3 4 5 या 6 इन्हीं में से कुछ मिलेगा। आपने एक पासा फेंका तो आपको 1 2 3 4 5 6 इसी में से कुछ मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपसे यहां पर कहता हूं, क्या कहता हूं?
7 आने की प्रायिकता बताओ भाई साहब, 7 आने की प्रायिकता। क्या पूछा है आपसे कि 7 आने की प्रायिकता बताइए एक पासे को फेंकने पर। क्वेश्चन को समझना, मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आने की प्रायिकता क्या है आपकी, बोलिए भाई। एक पासे को फेंकने पर क्या 7 मिल सकता है आपको, हाँ या ना, इतना सा बताओ। पासे को फेंकने पर क्या 7 मिल सकता है आपको, हाँ या ना, इसको जल्दी से मुझे बताइए, बताओ भाई, बताओ फटाफट से बताओ। एक पासे को फेंकने पर 7 मिल सकता है क्या, चाहे उत्तराखंड वाला हो, चाहे यूपी वाला हो, चाहे बिहार वाला हो, चाहे राजस्थान वाला हो, एमपी वाला हो, छत्तीसगढ़ वाला हो, झारखंड वाला हो, हिमाचल वाला हो, जम्मू कश्मीर वाला हो, कोई भी हो, सभी के लिए आंसर समान होगा, सभी के लिए ये क्लास है भाई। अरे भाई पासे को फेंकने पर 1 से 6 अंक ही मिल सकते हैं, 7 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये तो हमारी असंभव घटना होगी। क्लियर है, आई बात समझ में, हाँ या ना। अब डरना मत, नाम से समझना असंभव। असंभव मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है। और कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है कि भाई पासे को फेंकने पर 7 नहीं आ सकता। अगर मैं कहता हूं 8 आने की प्रायिकता बताओ, तुम कहोगे 0। मैं कहता हूं 9 आने की प्रायिकता बताओ, तुम कहोगे 0। क्यों, क्योंकि पासे को फेंकने पर तो सर 1 से 6 में से ही अंक मिल सकता है, इससे ज्यादा में तो हमें पॉसिबल ही नहीं है कि मिल जाए। क्लियर है भाई, आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इतना बताओ, हाँ या ना। एक एक क्वेश्चन अभी तक जितना भी करवाया है क्या समझ में आया या नहीं आया। बेटा मैं अपनी कंडीशन बताता हूं, मेरी बहुत ज्यादा गंदी जो है तबीयत खराब है, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड की वजह से। मतलब कहते हैं ना कि इधर से तो जो है अपनी नाक काम नहीं कर रही है और इधर से सर दर्द हो रहा है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं। तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुमको मंडे को मॉडल पेपर करवाऊंगा, और तुम एक बार अपने भाई पे विश्वास करके देखो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यार, कोई माइकल लाल तुमको जो है 100 में से 100 नंबर लाने से नहीं रोक सकता है, ये मैं प्रॉमिस करता हूं तुमसे। सिर्फ जो कहूं उतना करते हुए चलना बस, क्योंकि 100 लाना बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पिछले जो है वीडियोस देखोगे इस चैनल पर, काफी बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हैं, और सारे जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपके PYQs है बेटा, प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। हर चैप्टर से आपको लेवल पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 2 - 5 - 2 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। इसको सॉल्व करके बताना, इसमें जल्दबाजी मत करना। यार नेट स्लो चल रहा है, नेट डिप कर रहा है यार, नहीं रिफ्रेश हो रहा है। बताइए भाई, बताइए जल्दी से फटाफट से, क्या कहते हो बेटा, क्या कहते हो आप। क्वेश्चन ध्यान से समझना, मेरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हर एक टाइप का क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ये ध्यान रखना, समझना मेरी बात एक, ठीक है। आपके पास में एक्स अक्ष कहां पर होता है भाई साहब, ये एक्स अक्ष है आपका, ठीक है, और ये वाई अक्ष है, ओके। अब क्या बोला है, एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, यहां पर मान लो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है, स्थित बिंदु 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है, मतलब कि इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो समझने के लिए, मतलब हम यहां पर कहते हैं माना बिंदु P है, बिंदु क्या है बेटा, P है, ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास में बिंदु P है और एक्स अक्ष पर है बेटा, वो बताइए एक्स अक्ष पर है, वो फटाफट से बताओ P के निर्देशांक क्या होंगे। अरे भाई साहब, अगर बिंदु P है और x अक्ष पर है तो y 0 होता है, तो बिंदु P के निर्देशांक जो है वो आपके पास में x 0 होंगे। यहां से बिंदु A के निर्देशांक देखोगे तो कितना है, 2 - 5 है। बिंदु B के निर्देशांक देखोगे तो कितना है, -2 9 है। हाँ या ना, जल्दी से बताओ मुझे, ऐसा है या नहीं है। अब आपको क्या करना है, समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। अरे भाई साहब, जब समदूरस्थ होगा तो PA बराबर होगा PB के, होगा या नहीं होगा। अगर ये होगा तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला आना चाहिए बेटा, और वो कौन सा, दूरी सूत्र का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत आसान है, नहीं आता है तो बैठे रहो, शक्ल देखो मेरी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होगा, हाँ या ना, बताओ भाई जल्दी से, यही होगा या नहीं होगा। तो यहां से हम देखते हैं PA - PB, ठीक, तो √2 - x का होल स्क्वायर प्लस, और क्या हो जाएगा, y2 - y1 -5 - 0 का होल स्क्वायर, इसी तरह से -2 - 9 का होल स्क्वायर प्लस, और इधर हो जाएगा आपके पास में
9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कुल मिला के हमें इस x की वैल्यू को निकाल लेना है बेटा, x की वैल्यू को। और मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा आंसर यही आ रहा होगा, देख लेना यकीन ना हो तो। इधर देखो इस रूट से ये रूट कैंसल आउट हो गया, या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ वर्ग करने पर ऐसे लिख देना। अगर एक नंबर में सॉल्व करने के लिए भी आता है तब भी आप यही करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो उधर तो मिलेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस इधर मिलेगा -5 का स्क्वायर, और इधर से मिलेगा आपको -11 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। हाँ या ना, क्लियर है? एक मिनट, 11 का नहीं, यहां से -2 माइनस एक्स, ठीक है, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर से मिलेगा 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, क्या मिलेगा, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहां से 9 का स्क्वायर। अब बेटा आपको फॉर्मूला लगाना है सिर्फ, ठीक है, इसको सॉल्व। हालत बहुत ज्यादा खराब है यार। एक मिनट है ना, थोड़ा सा यार प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, एक मिनट रुकना बस, नेट भी ड्रॉप हो रहा है यार बहुत। चलो भाई आगे देखते हैं। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा भाई साहब, बताओ भाई, बताओ जल्दी से, और क्या बचेगा? यहां से देखोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है, इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। और देखोगे माइनस के 4x, और इधर भी क्या आएगा, 4x। कर सकते हो इसको आगे सॉल्व करके, बताओ सॉल्व करके बताऊं क्या, बताओ भाई जल्दी से। यहां से अगर आप देखोगे तो सीधा a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, इधर भी है, इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर करना, और यह आएगा, ठीक है। माइनस का 8x प्लस का 56 आएगा। फाइनली माइनस का 8x बराबर इधर आ जाएगा 56 आपके पास में, ठीक है। 81 में से 25 जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 56 बटे -8 मिलेगा। दोनों तरफ वर्ग करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है बेटा। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। सुशील जी नेट ड्रॉप हो रहा है यार, बहुत गंदा है। चलो भाई, दोनों तरफ अगर हम वर्ग करेंगे तो फाइनली यहां से मिलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां से मिलेगा आपको 25, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 का स्क्वायर। इधर मिलेगा आपको x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर मिलेगा आपको माइनस के 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस में 25। इधर मिलेगा बेटा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, और ये 81। देखो इधर से ये कैंसिल आउट हो गया, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। माइनस का 4x और ये प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x, ये 81 प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25, ठीक है। क्लियर? तो यहां से मिलेगा आपको माइनस के 8x और इधर से मिलेगा 56, ओके। तो यहां से x बराबर मिलेगा 56 बटे माइनस के 8, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 7। तो भाई साहब ये आ गया माइनस के 7 और ये आ गया आपके पास में 0, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है? बताओ भाई, क्या सभी को क्लियर है? नेटवर्क बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, कंप्यूटर जी कह रहे हैं हमारा नेटवर्क ठीक हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा रुकना। क्लियर है? चले आगे हम, हाँ या ना? फटाफट से बताओ भाई, जल्दी से आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलिए बेटा, बोलिए फटाफट से, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आपको एक बिंदु ये दिया गया है, ये बिंदु दिया गया है, इनके बीच की दूरी बोली गई है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? दूरी सूत्र निकालने से निकालने का। भाई दूरी सूत्र अगर आपको पता है तो उससे ये दो है यहां पर निकल सकता है कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। क्या करोगे आप यहां पर?
मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु आपके पास में बी है, ये मिलता है -1 3 और ये मिलता है आपको 5 2। क्लियर। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ए बी की दूरी अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। फाइनली ये हो जाएगा आपके पास में 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। कितना ये 36 + 1 मतलब 37, वो भी रूट के अंदर, और रूट 37 मात्रक भी सही है। क्लियर है। रूट 17 नहीं आएगा बेटा, 37 आएगा, 17 नहीं आएगा, रूट 37 आएगा। क्लियर है भाई। देखो अगर नेट ड्रॉप हो जाता है तो थोड़ा सा रुक जाया करो, है ना, क्योंकि टेक्निकल चीज के अंदर तो मैं भी घुस के जो है कुछ नहीं कर सकता हूँ, और तुमको पता है मेरी तबीयत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं अगर तुम्हारे लिए क्लास ले रहा हूँ तो तुम 2 मिनट अगर रुक जाओगे तो किसी के घर का कुछ चला नहीं जाएगा, 2 चीज़ें नहीं सीख लोगे, तुम्हारे ही काम आएगी। ठीक है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आता है 2 tan 30 डिग्री। बेटा इसको वेरी वेरी लगा लेना, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है ना। ट्रिग्नोमेट्री के ये लगातार 4 क्वेश्चन आते हैं। तुम अगर बुक में देखोगे प्रश्नावली 8 पॉइंट तुम्हारी 2 जो है उसमें देखोगे लगातार 4 क्वेश्चन आते हैं ये ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा सीधा सीधा बैठता है। ठीक है, उसी का ये एक नतीजा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से क्या वैल्यू होगी इसकी। वैल्यू निकालो भाई, यहां पर थीटा की वैल्यू बताओ भाई, थीटा की वैल्यू क्या होगी जल्दी से। 2 × tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक, और 1 + tan 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर यहां लिख देता हूं मैं tan 30 का मान। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। क्लियर है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो 2/√3 और ये आ जाएगा आपके पास में 1 + 1/3। फाइनली 2/√3 आपका एज इट इज, इधर एलसीएम लोगे तो 3 + 1 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 2/√3 और यहां से 3 4 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ओके, तो 2/√3 और इसको कर दो उल्टा तो 3/4, ये हो गया कैंसल आउट। फाइनली कितना मिलता है 3/2√3, यही मिलता है ना। मेरे दवाई खाने से ज्यादा बेटा तुम्हारा ये मॉडल पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, दवाई तो मैं मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद ही खाऊंगा। यहां से √3 को, ये जो 3 है इसको क्या लिख सकते हो √3 × √3 और ये 2 × √3 आपका एज इट इज। ठीक है, हाँ या ना। जल्दी से बताओ। क्लियर। √3 से √3 गया, √3/2 किसका मान होता है sin 60 का मान होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। क्लियर। अनुराग राय क्या दिक्कत आ रही है भाई, क्या दिक्कत आ रही है। क्लियर है, जल्दी से बताओ भाई जल्दी से, क्या यहां तक क्लियर है। बेटा अगर नेट ड्रॉप हो जाता है ना तो 2 मिनट रुक जाया करो, क्योंकि मेरी अगर तबीयत खराब है मैं 2 घंटे 3 घंटे तुम्हारे लिए पूरा अगर मॉडल पेपर सॉल्व कर सकता हूँ ना, तो तुम्हारे लिए तो घर में बैठे हो यार तुम लोग, थोड़ा सा है घर की मर्जी, आराम से उठ के पानी पी सकते हो, बैठ सकते हो। क्लास छोड़कर जाओगे ना, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, अभी अफसोस नहीं होगा जब इस क्लास के जो क्वेश्चन तुमको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और उस टाइम तुम्हें ये याद आएगा कि यार ये क्वेश्चन सर ने बोला था कि आएगा एग्जाम में, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, कर लो, तो दिक्कत हो जाएगी। tan 60 कहाँ से आएगा भाई साहब, tan 60 क्यों आ जाएगा, sin 60 का मान होता है √3/2 आपका, tan 60 का मान √3 होता है, इसका मान √3 होता है, याद है। इसका मान cos 60 का मान sin 30 का जो होगा वो cos 60 का होगा, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2। आ गई बात समझ में। क्लियर है भाई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्या सभी को क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास में tan 46 डिग्री + a बराबर है कोण 30 डिग्री के, तो कोण a का मान कितना होगा 14 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ऑप्शन ए बी सी डी। बेटा तुमको एक सच बात मैं बताऊं, देखो जिस तरह से तुमको ये लगता है ना कि सर परीक्षा के टाइम पर हमारा साथ दीजिए आप, अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे, आप हमारे साथ में खड़े रहोगे तो हम सब कुछ कर लेंगे, है ना। तो सेम चीज टीचर्स भी बच्चों से यही एक्सपेक्टेशंस रखता है कि तुम टीचर्स का साथ दो, एक बार साथ देकर देखो। अगर टीचर ने तुम्हारा √3 कहां से आया भाई साहब, ये 3 जो है इसको मैं √3 × √3 लिख सकता हूं, क्योंकि √3 का ये स्क्वायर बन रहा है, √3 का स्क्वायर का मतलब 3 ही होता है, यहां से आया भाई साहब, यहां से आया। ठीक है,
आई बात समझ में? तो टीचर्स की भी बेटा छोटी छोटी सी एक्सपेक्टेशंस होती है कि बच्चा जब टीचर को ये बोल देता ना कि सर मैम आपकी वजह से जो है मैंने ये करके दिखा दिया, टीचर्स के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती, बहुत बड़ी खुशी हो जाती कि यार आज मेरा बच्चा जो है इतनी अच्छी जगह और उसका वो मुकाम जो है वो पा चुका है जिसके वो सपने बचपन से देखता था। ठीक है, तो इन सपनों को पूरा करने के लिए बेटा ये अभी की जो है ये सीढ़ी स्टार्ट हुई है और इसीलिए बस मेहनत करो। नेट जा रहा है बेटा, कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, उसके अंदर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस मैं ये कहूँगा अगर नेट ड्रॉप होता है तो 2 मिनट वेट कर लिया करो, तुम्हारा भाई यहाँ पर खड़ा है और जब तक पूरा ये मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करूंगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो बेटा अब आपको देखो यहां पर क्या दिया है, tan 46 डिग्री प्लस a बराबर किसके है बेटा, कोट 30 डिग्री के। क्लियर है, हाँ या ना? अब कोट 30 डिग्री कब मिलेगा मुझे, कोट 30 डिग्री कब मिलेगा समझना, आपको अच्छे से पता है tan 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई साहब, कोट थीटा होता है। हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसा होता है क्या? अरे भाई साहब 90 वाले फॉर्म में अगर हम चल रहे हैं, हमें 30 चाहिए तो tan 90 माइनस थीटा किसके होगा, कोट थीटा के, है ना? क्लियर, 90 माइनस थीटा किसके होगा, कोट थीटा के। अब यहां से मुझे 30 डिग्री कब मिलेगा, जब मैं यहां पर इसको मैं ये लिख सकता हूं, तो इसको मैं जो है इस रूप में बदलता हूं, इसको मैं इस रूप में बदलता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 90 माइनस 60। क्लियर, 10 से 10 खत्म, तो 46 प्लस a बराबर tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है, अभी मैंने बताया, तो 60 डिग्री आ जाएगा। फाइनली a बराबर हो जाएगा 60 माइनस 46, तो a बराबर हो जाएगा 14 डिग्री। बताओ भाई, फटाफट से बताओ। क्लियर, एक बार तुम सच बता, साइन में tan चेंज होता है कोट में और कोट चेंज होता है tan में, इसी तरह से सेग चेंज होता है कोसेग में और कोसेक चेंज होता है सेग में। पता है ना ये चीज? यार क्या नेट ड्रॉप हो रहा है यार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना कि किसी वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, किसकी लंबाई बतानी है बेटा, चाप की लंबाई बतानी है, चाप की लंबाई बतानी है भाई। चाप की लंबाई क्या होगी, क्वेश्चन देखना भाई। किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बताइए भाई, चाप की लंबाई क्या होगी बताइए भाई फटाफट से। चाप की लंबाई पूछी गई है बेटा, यहां पर चाप की लंबाई बताना है आपको, बताओ बेटा फटाफट से। बेटा एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ये शायद नेट ड्रॉप हो रहा है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, मैं भी रुका हुआ हूँ। जब तक आप लोग नहीं बोलोगे ना कि सर हाँ ठीक है नेट सही चल रहा है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारे वो क्वेश्चन है जो पूरे मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए मैंने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से छाट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये सारे पेपर पूरा। बताओ भाई, चाप की लंबाई बतानी है बेटा, संगत चाप की लंबाई क्या होगी? बताओ बताओ फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। देखो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, या फिर इसको हम एक और लिख सकते हैं थीटा बटे 180 पाई आर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 2 से जो 360 है ये कट जाता है 180 बार, तो इन दोनों में से कोई सा भी अगर आपके ऑप्शन में नजर आता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती है विभिन्न, समांतर, अनंत और बराबर। बताओ भाई, अगर आपसे बोला जाए क्वेश्चन नंबर 14 वापस बता दूंगा बेटा, अभी रुक जाओ, है ना, एक बार नेटवर्क का जो पंगा हो रहा है ये ठीक होने दो, अभी सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बताओ भाई। स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन को ऐसे समझना कि ये कोई वृत्त है, ठीक है, और किसी बिंदु से, ये कोई बिंदु है, अब यहां से इस वृत्त पर एक ये स्पर्श रेखा खींचिए और ये स्पर्श रेखा खींचिए। ये मान लो P बिंदु है और ये A दे देता हूं और ये B दे देता हूं।
तो यहां पर स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होगी बेटा, बराबर होगी। ध्यान रखना PA बराबर PB, ठीक है। अगर किसी वृत्त के बाहर की तरफ कोई बिंदु है और उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां दोनों आपस में बराबर होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या है r और ऊंचाई है 2r। गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात निकालना है भाई साहब। बताओ भाई, इस क्वेश्चन को फिर कह रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लगा लेना, ये बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा सा पूछा गया है, सीधा सीधा सा। एक गोला है, ये एक गोला है और ये एक बेलन है। समझना क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि गोले की त्रिज्या है, ठीक है। और गोले की त्रिज्या क्या है आपके पास में भाई साहब, गोले की त्रिज्या r है, ठीक है, r मान लो, और एक बेलन के आधार की त्रिज्या r, ठीक। तो ये गोले की त्रिज्या कितनी हो गई r और बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी हो गई r, क्लियर। फिर बोला है कि ऊंचाई जो है 2r है। अब मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूं, ऊंचाई बोले तो ये, और ये कितनी है 2r, क्लियर। तो गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात बताना है। अब मुझे ये बताओ, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, और बट्टे में बेलन का आयतन, ठीक है। इन दोनों के आयतनों की बात की गई, गोले का आयतन और बेलन का आयतन क्या होता है भाई, फटाफट से बताइए। गोले का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, ये तो होगा 4/3 पाई r क्यूब और ये होगा पाई r स्क्वायर h। हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ भाई, यही होगा, बोलिए भाई फटाफट से। चलो अब यहां से देखोगे, पाई से पाई गया, r से r गया, फाइनली यहां से मिला 4/3 और 1r, और ये हो जाएगा आपके पास में इंटू h, ठीक। 4/3 r और ये हो गया आपके पास में h, क्लियर। मैं चाहूं, समझना, अब मैं चाहूं तो इसको इस तरह से लिख देता हूं 4/3 h, ये मेरे पास में मिलता है। अब h क्या है बेटा, ये जो है मेरा क्या है h, ऊंचाई, तो 4/3 और h की जगह में लिख, और यहाँ पर r भी तो है ना एक, ठीक। तो 4/3 ये h की जगह 2r लिख देता हूँ, ठीक। इस r से ये r गया, ये बच गया 2, तो 2/3, 2/3 का मतलब हो गया 2:3, 2:3 का ऑप्शन नंबर ए में, क्लियर है। बताओ भाई जल्दी से, क्या ये बात सभी को क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। सी के चक्कर में तो गलत कर दोगे। सर कैसे हुआ, अगेन प्लीज मैं बताता हूं, समझना मेरी बात। इसने कहा है कि एक तुम्हारे पास में गोला है और एक बेलन है, ठीक। गोले की त्रिज्या r है और बेलन के आधार की त्रिज्या r है, और साथ में बोला गया है कि बेलन की ऊंचाई जो है वो 2r दी गई है, क्लियर। अब मतलब इस बेलन की ऊंचाई जो है वो मेरे पास में 2r है ना। मुझे इसके और इसके आयतन का अनुपात निकालना है। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h, यही होता है। मैंने दोनों फॉर्मूला रख दिया, पाई से गया पाई, r यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है, तो 1r बच गया यहाँ पर, और h एज इट इज, ये 3 नीचे आ गया, तो ऊपर क्या बचा 4r और नीचे 3h। h का मान कितना है 2r, मैंने यहाँ रख दिया, r से गया r, इस 2 से ये 4 2 बार कट गया, तो 2/3 मिला, 2/3 का मतलब 2:3, क्लियर। हाँ या ना, बोलिए भाई। चले आगे अगले क्वेश्चन पर। एक माध्यम माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है, और इसको करो भाई सॉल्व। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है, माध्यिका 2.0 है, और इसका बहुलक निकालना है भाई। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माध्य जो है वो 20.5 है और माध्यिका आपके पास में 2.0 है, बहुलक पूछा गया है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन में वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा फिक्स है माध्यम माध्यिका और बहुलक में आने वाला।
अंतिम कुमार जी थोड़ा बराबर बड़ा बड़ा लिख देंगे आपके लिए, ठीक है। बताओ भाई, फटाफट से बताओ बेटा, माध्यम, माध्यिका और बहुलक, इनमें संबंध क्या होता है? आप सभी को पता है माध्यिका यहां पर बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही होता है। ये आप लोग रिलेशन याद रख लेना। ये अगर आपने रिलेशन याद रख लिया तो आपका काम बेटा बहुत आसान हो जाएगा। ये रिलेशन अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां से देखो, ये आपको निकाल लेना है तो इसको एज इट इज रहने दो बहुलक को, ठीक है। यहां पर 3 गुणा माध्यिका कितना है आपके पास में 2.0, क्लियर, हाँ या ना? क्लियर। यार माध्यिका 2.0 ना हो के अगर हम 20 पॉइंट मान ले कुछ तो क्या दिक्कत है क्या? 20.0 मान लेते हैं, है ना। और एक ऑप्शन में कर देते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें कर देते हैं कोई नहीं, शायद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको कर देता हूं मैं कोई नहीं, ओके, क्योंकि इसके जो है थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पर वैल्यू माइनस के कुछ आएगा ना, और माइनस में तो कुछ हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं इस ऑप्शन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कितना मान लेते हैं हम 20.0, तो ये हो गया 20 माइनस और 3 गुणा माध्य कितना है मेरे पास में 20.5, सॉरी 2 गुणा, ठीक, ये हो गया मेरे पास में 60 माइनस 3 पंजे 15 के 5 हासिल गया 1 हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, सॉरी 2 से कर रहे 2 पंजे 10 का 0 हासिल गया 1, ठीक है, और ये हो गया 1 2 दूनी 4 41.0। तो फाइनली यहाँ से कितना मिलेगा आपको 19 मिलेगा, और 19 कहाँ है मेरे ऑप्शन नंबर सी में। सी मेरा एकदम सही है, ठीक है, सी मेरा एकदम सही है, क्लियर। बताओ बेटा यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन में बेटा वहां पर चेंज कर लेना, ठीक है, माध्यिका को या मैं लिख देता हूं हालत बहुत ज्यादा खराब है बेटा, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं किस तरह से खड़ा हूं और कितनी आंखें जल रही है ये मैं जानता हूं। इसको नोट कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले आगे, क्या समझ में नहीं आया भाई बताओ? ये आपके पास में माध्यम, माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है ना। 20 आंसर आएगा, गलत है, कहां से आ जाएगा 20 भाई साहब? 2 गुणा 20.5 करके देखो 41 ही आएगा, 3 गुणा 20 करके देखो 60 ही आएगा, 60 में से 41 जाएगा तो भाई साहब 19 ही तो बचेगा। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? हाँ भाई साहब यहाँ 20.0 लिखा है मैंने, 2 पॉइंट नहीं लिखा है, 20.0 लिखा है, इसको देखो ध्यान से, ठीक है। आगे बात समझ में? चले आगे। तुम्हारे लिए कि सिर्फ यार क्वेश्चन में तुम्हें जो है सारी चीजें यही बता दूं, इसलिए थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, और तुम लोग अलग ही पता नहीं कौन सी दिशा में जाते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन आता है कि आंकड़े दिए गए हैं तो 2 का बहुलक 7 है तो अल्फा का मान कितना होगा? बताओ, 2 का बहुलक 7 है तो अल्फा का मान कितना होगा? इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे बेटा अब हम सारे, है ना। 19 ही आएगा बेटा, ठीक है। आप अपने हिसाब से अगर 20 कर रहे हो तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। ठीक है निकिता, बताओ भाई। इसमें बोला गया आंकड़े दिए गए, अब देखो समझना मेरी बात, बहुलक का मतलब क्या है? सार्वधिक बारंबारता, सार्वधिक बारंबारता, ठीक है। अब समझना मेरी बात, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है केवल 2 बार, ठीक है। अब यहां पर देखोगे, है ना, 2 का बहुलक कितना है? 7 है, तो भाई साहब सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? 1 2 3, है ना, और
इस अल्फा का मान भी क्या मान लेता हूं मैं, 7 ही मान लेता हूं, तो सबसे अधिक बार कौन आएगा, 7 आएगा, तो अल्फा का मान कितना है, 7। क्लियर, चले आगे, सी होगा बेटा, बी नहीं होगा। ठीक, आ जाओ। अब एक क्वेश्चन ऐसा जो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा बार, और ये क्वेश्चन है आपके पास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ये चीज दी जाती है, ये चीज, इसमें ये चीज दी जाती है। बताओ भाई, कर सकते हो इसको? 1 नंबर का क्वेश्चन है कि सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? अगर आप देखोगे तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब इसका मतलब हो गया कि इसमें 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। अब हो जाएगा ये? बताओ भाई जल्दी से, अब कर सकते हो? संजू क्या दिक्कत आ गई बेटा? हो जाएगा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधे राधे भाई, राधे राधे। एक गुणनखंड विधि द्वारा बोला है कि ये द्विघात समीकरण है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने तुमको बोला था ना कि इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्यों? क्योंकि वहां पर तुमको बोला गया था ऑब्जेक्टिव में कि मूल समान है, और यहां तुमको बोला है कि मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्या डाउट है बताओ ना मुझे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मुझे बिल्कुल तुम्हारा डाउट जो है, हाँ ऋषभ पूछो बिल्कुल। अगर तुम डाउट लिखते हो ना कि सर डाउट है, तो उसकी जगह तुम डाउट जो है ना वो लिख दिया करो, ताकि मुझे पता रहे कि भाई साहब ये डाउट है और ये बच्चों को क्लियर करना है अपने को। ठीक है, क्लियर। 14वें क्वेश्चन को अभी देख लेंगे बेटा, पहले इस क्वेश्चन को कर ले। ठीक है, एक बार लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन में जिसमें तुमको डाउट होगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी अभी करेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट है हमारे धीरे धीरे। ठीक है, एक के बाद एक, ये एक नंबर में पूछे गए क्वेश्चन से। गुणनखंड विधि द्वारा हमारे पास में है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। ये है बेटा, तो इसको क्या करोगे, पहले तो साधारण रूप में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, क्या करोगे, साधारण रूप में कन्वर्ट करोगे। ओके, तो इसका ले लो एलसीएम, कितना आएगा 8। ये हो जाएगा 16x² - 8x और प्लस 1 बराबर 0। तो 16x² - 8x प्लस 1 बराबर, इस 8 का 0 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 0। अब ये हमें मिला, इसके कर दो गुणनखंड। मतलब जोड़ने घटाने पर तो गुणा करने पर तो पहले और अंतिम पद का गुणनफल आना चाहिए, मतलब कि 16x² आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर माइनस के 8x आने चाहिए। तो इसको लिख सकता हूं मैं 16x² - 4x - 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब देखो यहां से और यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले सकते हैं, तो 4x - 1 मिलेगा। यहां से -1 ले लेते हैं कॉमन, तो 4x - 1 मिलेगा बराबर 0। क्लियर। अब देखो एक गुणनखंड मिलता है 4x - 1 और दूसरा मिलता है 4x - 1 बराबर 0। ठीक, यहां से दोनों को 0 के इक्वलेट कर दो, दोनों को 0 के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। क्लियर। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन नहीं? बताओ भाई जल्दी से, आ गया समझ में? आ गया समझ में? हाँ या ना? अगर मूल समान हो, भाई साहब मूल समान होते तो आपको d बराबर 0 कर देना था। ठीक है, उसमें तो आपका सीधा सीधा सा काम हो जाता। आपको बताया तो था एक ऐसा क्वेश्चन आया था जब उसमें मूल समान है और c का मान पूछा था, याद आया कुछ? ऑब्जेक्टिव में बताया था ना मैंने। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्यों? क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, या तो बोलेगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन एक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कंफर्म है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्लियर है। देखो अगर तुम्हें ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, थोड़ी सी कोशिश करके देखो ना, थोड़ी सी तुम्हारा अंदर शर्म हो ना,
कि यार ये बंदा यहाँ पर इसकी तबीयत इतनी खराब होने के बाद भी अगर ये बंदा यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो भाई साहब तुम्हारे लिए कुछ करना चाह रहा होगा तभी यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा है, वरना एक छोटा सा मैसेज बोल देता है यहाँ खड़ा होकर कि बेटा तबीयत खराब है और आज जो है मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। मेरा कुछ भी नहीं जाएगा बेटा, है ना। यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से पढ़ा रहा हूँ कि यार 4 चीज़ें अगर बच्चे सीख लेंगे ना तो इनके काम आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जब ये बोर्ड एग्जाम में देखेंगे ना तो मुझे ये याद करेंगे कि हाँ भाई ने ये बात बताई थी और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में एज इट इज आया है। सबकी थ्योरी सेम होती है बेटा। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पर 7√5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको उल्टा मान लो, इसका उल्टा मान लो। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने इसको उल्टा मान लिया, सब में थ्योरी सेम चलेगी बेटा, है ना। अर्षा मिल जाएगा बेटा, अभी गरिमा अभी बिल्कुल बता दूंगा मैं, टेंशन ना लो। प्रेम शंकर जी थोड़ी शांति तो रखो भाई साहब, ठीक। अब देखो, अब यहां से अगर आप देखोगे, अगर 7√5 आपके पास में परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 के। Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, हाँ या ना। चलो और क्या कह सकते हैं, ये P तथा Q है सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या मतलब ये संख्या या तो 1 से विभाजित होगी या स्वयं से विभाजित होगी। क्लियर, बताओ भाई, यहां तक क्लियर बात। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q के रूप में। ये √5 एज इट इज रहने दो, इस 7 को भेज दो इसके बट्टे में, ये लो भाई ये आपने लिखकर भेज दिया, हाँ या ना। अब यहां से आप ये देखो कि ये तो आपके पास में क्या है, परिमेय संख्या। क्या है बेटा, ये आपके पास में परिमेय संख्या, और ये √5 क्या है आपके पास में, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या है बेटा आपके पास में, अपरिमेय संख्या। इतनी बात समझते हो, बोलो भाई, हाँ या ना, इतनी बात समझते हो। चलो तो हम क्या कहेंगे, हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आ गई बात समझ में, बोलो भाई, हाँ या ना। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को चलिए आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख ले, कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं छूटा, आ जाओ। चलो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं, कर सकते हो। पीडीएफ मिल जाएगी भाई, पीडीएफ मैं तुमको क्लास खत्म होने के बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, मेरी गारंटी है, पीडीएफ की टेंशन मत लो। अब देखो, आपको अगला क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के दिए गए हैं। कितने कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी बता दिए। अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 को हल करना होगा, है ना। कितने को, 5 को हल करना होगा बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में, कितने को हल करना होगा, 5 को हल करना होगा। सुमित लक्ष्मी जी कह रहे हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन,
अरे लो भाई साहब 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या दिक्कत आ गई 8वें नंबर के क्वेश्चन में। हाँ भाई साहब मेरे हिसाब से सही है, आप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। 8वें नंबर का क्वेश्चन अपने हिसाब से पूरा पूरा सही है। तुम लोग ना पढ़ते हो ना लिखते हो, जबरदस्ती है। क्यों बेटा यहाँ पर फालतू टाइम वेस्ट करने आते हो यार? तुमको नहीं पढ़ना होता तो मत पढ़ा करो। क्या मतलब रहेगा, मैं तुमको ब्लॉक करवा दूंगा फिर, हैं? क्या मतलब रहेगा, ना कमेंट कर पाओगे। पढ़ने लिखने आते हो यार, तुमको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई दूसरा है, तुम्हारा भाई दूसरा है, समझ रहे हो? उसको ज़रूरत है यार पढ़ने की। तुम्हारे पास में होगा इतना पैसा, तुम्हारे माँ बाप के पास में होगा इतना पैसा, जो तुम अगर नहीं पढ़ोगे तुम फेल भी हो जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बेचारे जो दूसरे बच्चे हैं जिनके माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, दिन में मजदूरी करने जाते हैं, शाम को अपने बच्चों को जो है 2 टाइम का खाना वो कैसे खिलाते हैं, एक बार उनके से जाकर पूछो, उनके हाथ तो देखो। तुम यहाँ आके बस बोलने लग जाते हो कि ये गलत है वो गलत है, ये नहीं वो नहीं। यार कम से कम नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो। किसी ने तुम्हारे साथ में जो है जबरदस्ती बंदूक की नोक पर नहीं बिठा रखा है तुम्हें, है ना, या गले पे छुरी लगा कर नहीं बिठाया हुआ है तुम्हें। तुमको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं बेटा, लेकिन जिसको पढ़ना है ना उसको पढ़ लेने दे। आई बात समझ में? उस इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसकी घर की स्थिति वो खुद जानता है। तुम उसके घर में देने नहीं जाओगे, तुम फेल हो जाओगे तो कोई बात नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुमको खिला देंगे। लेकिन जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उससे पूछ एक बार कि वो कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा। ऊपर छत नहीं है, लाइट नहीं है घर में, कैसे वो फ़ोन चार्ज करता होगा अड़ोसी पड़ोसी के जाके, जहाँ पर लाइट नहीं आती, नेटवर्क नहीं आता, इधर उधर कहीं जाकर कि खेत में या किसी खाली जगह में, गांव से 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाहर जाकर वो अपने जो है एक फ़ोन में एक वीडियो डाउनलोड करके आता है सिर्फ क्लास के लिए कि यार मैं रात भर बैठ कर इस क्लास को देख लूँगा तो शायद जो है मेरी इस क्लास में से अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो मैं वो अच्छे से कर सकूँ। कौन समझाएगा यार तुम्हें? तुम लोग आते हो बस ये जो है वो हजूरी करने, सोना बाबू करने, इससे बात कर लेते उससे बात कर लेते। बेटा ये ऐसे लात मारेगी ना, कभी ज़िंदगी में उठ नहीं पाओगे। तुम्हें ना वो, तुमने देखा एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो अंडे से बाहर नहीं निकलता, उससे पहले बहुत ज़्यादा तिल मिलाता है ना? सेम हालत तुम्हारी है, तुम इतने तिल मिला रहे हो अभी कि तो हम सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तुम वहाँ पर आना, एक बार बोर्ड एग्जाम में बैठना, वहाँ पंखे की सिवा से ना किसी की आवाज़ नहीं आएगी, और वहाँ तुम्हारे ये जो सोना बाबू वाले जितने भी है ना, ये कोई काम नहीं आएगा। इसलिए तुमको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, मत पढ़ो भाई साहब, लेकिन जो पढ़ रहा है उसको पढ़ लेने दो। चलो इसको कर लेते हैं हम। आपको एक बहुपद दिया गया है बेटा, इसके शून्य आपको ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। ऐसा क्वेश्चन एक कन्फर्म है, फिक्स एग्जाम में पूछा जाता है। एक्स के 2 मान आ रहे, 0 और 5 आ रहे, ठीक है भाई साहब, ठीक है, आ जाओ कर ले इसको सॉल्व। समझना यहाँ पर आपके पास में एक बहुपद है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x दिया है। इसके शून्य के ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें भाई साहब इसके शून्य, बताओ फटाफट से। भाई यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर, इसको कर देता हूँ 0 के, x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। तो x का एक मान आएगा 0 और x माइनस 5 बराबर आएगा 0, तो x का दूसरा मान आएगा 5। x के ये 2 मान मिलते हैं आपको, ठीक है बेटा, क्लियर? x के ये 2 मान मिलते हैं आपको। एक बात मैं बता देता हूँ बेटा, है ना, 100% लोगों को तो भगवान भी कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, है ना। अगर भगवान तुमको सब कुछ भी दे देंगे ना, फिर भी तुम्हारे हाथ ऐसे ही जुड़ेंगे और यही बोलोगे कि भगवान मुझे ये चीज़ और दे दो, भगवान काश मुझे ये चीज़ और मिल जाए। तो ये तो मन है, ठीक है। तो मैं तो एक साधारण इंसान हूँ भाई साहब, तुम 100% तुम्हें कहाँ सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, हर एक बच्चे को, क्लियर। तो जिसको जहाँ जैसे समझ में आता है वहाँ पढ़ो बेटा अच्छे से, लेकिन जो यहाँ पढ़ रहा है ना कम से कम उसको तो पढ़ लेने दो यार। उसके आके तो जो है ज़बरदस्ती का क्यों यार कमेंट करते हो। और जिसको, भाई मेरी वाइफ कोई कॉल नहीं करेगी, मैं अनमैरिड हूँ अभी। एक बच्चा बोल रहा है कि आपकी वाइफ कॉल कर रही है, घर जाइए आप। और कॉल मेरे पास आएगा भाई साहब, तुम्हारे पास क्यों आएगा, ये तो सोचो तुम। चले आगे आओ भाई, यहाँ से x के मान मिल गए आपको। अब हमें क्या करना है, शून्य को और गुणांकों में संबंध निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये माइनस बी बाई ए, ठीक। यहां से अगर देखोगे ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -5 और सी का मान कितना है 0, क्लियर। तो ये मान जो आया था बेटा आपका, ये मान आपका अल्फा का आया था और ये मान आपका बीटा का आया था, ठीक। तो
यहाँ से देखना अल्फा का मान 0 और ये बीटा का मान 5, ठीक, बराबर यहाँ से माइनस बी का मान माइनस के 5 और ए का मान 1, तो यहाँ से मिलेगा 5 बराबर 5, मतलब कि ये आपका एकदम सही है। ठीक, आगे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है आपका सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना है बेटा? 0 और बीटा का मान कितना है? 5। सी का मान कितना है? 0 और 1, तो फाइनली ये 0 बराबर 0 मिला। तो लो भाई, सारी चीजें हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, क्लियर है भाई? सब कुछ हमने सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन? हाँ या ना? कोई बात नहीं भाई, सॉरी वोरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी सी बात होती है यार, थोड़ा सा तुम लोग भी ध्यान रखा करो, है ना। कभी एक बार यहाँ खड़े होकर एक बार पढ़ा कर देखना कैसा लगता है, अंदर से कैसा फील होता है कि जब कोई बच्चा बदतमीज़ी करता है और चाह कर भी उसको कुछ बोल नहीं सकते, है ना। बहुत सारी लिमिटेशंस में या बाउंड्रीज़ में हम लोग क्या जो है वो बंधे हुए होते हैं। अब तुम तो क्या है कि घर में रहते हो तो वो बस 2 आस्तीन ऊपर चढ़ाई और शेर खान बन जाते हो, है ना, तो वो चीज़ हम कर नहीं सकते बेटा। चले आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपकी प्रायिकता से आता है। और 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष ठीक है ना। टोटल बॉल पेन कितने बेटा? 144, ठीक है, समझना, टोटल बॉल पेन कितने बेटा? 144, है ना। अब ये मत कहना कि बॉल पेन क्या होते हैं, है ना, क्लियर? हाँ अशोक शर्मा पूछ ले बेटा, क्या क्वेश्चन पूछना है पूछ ले, ठीक है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो ठीक हो। भाई साहब हम तो वही खरीदेंगे जो ठीक चीज होगी, खराब चीज के पैसे क्यों देंगे? परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से याद रखा एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो आपको बताना है कि आपने जो पेन खरीदा है वह खराब नहीं है, ठीक है, वह पेन सही है। मतलब इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब कि खराब पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे मतलब सही पेन खरीदेंगे। इसका मतलब क्या है कि खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। और इसका मतलब क्या है कि सही पेन हो। आगे बात समझ में क्लियर है? क्लियर? बताओ भाई, बोलो जल्दी से भाई। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, है ना, मतलब कि जो पेन खराब है, ठीक है। तो इसका मैं मतलब लिख देता हूँ खराब पेन और इसका लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सही पेन, ताकि तुम्हें हिंट मिल जाए। अब समझना यहाँ पर ध्यान से, एक एक बात को समझना। हाँ, जिसको जो क्वेश्चन पूछना पूछ सकता है। कंप्यूटर जी एक बार बच्चों के कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया करो ताकि मुझे नजर आ जाए, ठीक है। चलो भाई, यहां पर देखो भाई, पहले तो समझना मेरी बात को कि कुल पेन कितने हैं। कुल पेन कितने हैं? कुल पेन की अगर मैं बात करता हूं तो 144, ठीक है। और खराब पेन कितने? खराब पेन देखोगे तो आप एक जो है यहाँ पर 20 देखोगे, ठीक है। तो शेष पेन मतलब शेष मतलब सही पेन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 144 माइनस 20 मतलब कि 124। 124 पेन जो है वो सही पेन है, क्लियर? आगे बात समझ में क्लियर? एक बार क्वेश्चन देख लेना, जिसका अगर लगता है ना कि ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो एक बार, है ना, वो हाईलाइट कर देना ताकि मुझे नजर आ जाए। चलो अब बेटा यहाँ पर जो है हमें प्रायिकता पता होना चाहिए कि किसी भी घटना की अगर हम प्रायिकता निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला होता है अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ से इसके लिए अगर मैं निकालता हूँ तो खराब पेन कितने हैं बेटा आपके पास में? 20, और कुल पेन कितने? 144। तो 2 से यहाँ पर 4 से काट सकते हैं, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 4 छंग 24, ठीक। इसी तरह से सही पेन के लिए निकालेंगे तो 124 बटे 144, ठीक है। फिर इसको काट लो और सॉल्व कर लो, क्लियर? इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 4 से काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और ये 36। लो भाई साहब, ये निकल गई इनकी प्रायिकता, ओके, क्लियर है?
बताओ भाई, क्लियर है सभी को? क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में टकराते हैं ना बेटा, तब हमें समझ में आता है कि यार काश सर की बात मान ली होती, काश समझ लिया होता, है ना। तो उस काश का वेट मत करो, क्योंकि उस काश का वेट करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। क्लियर? हाँ भाई साहब, उस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर है? आ जाओ। जिसको जो क्वेश्चन पूछना है बेटा, बिल्कुल तुम ऐसा मत लिखो कि वन क्वेश्चन, तुमको जो पूछना है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखो। कंप्यूटर जी जो है बैठे हुए हैं तुम्हारे क्वेश्चन को हाईलाइट करने के लिए सीधे सीधे से, ठीक है। अगर देखो वो कहते हैं ना कि कायदे में रहोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, वो बहुत सही चीज़ होती है कि जितना आप तरीके से रहोगे ना, सामने वाला उससे डबल तरीके से आपके सामने रहेगा। और अगर आप किसी को इरिटेट करोगे तो फिर उसको लगेगा कि यार जब इनको ही नहीं पढ़ी इनके करियर की, इनके बोर्ड एग्जाम की, तो भाई मुझे क्या दिक्कत है भाई, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। तुम फेल होगे, अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मेरा घर का कुछ जाएगा बेटा? कुछ नहीं जाएगा। मैं तो वही 2 टाइम का खाना अच्छे से खाता हूँ तो भी खाऊंगा, ठीक है। तुम अगर अच्छे नंबर लेकर आओगे तब भी खाऊंगा, लेकिन तुम बुरे नंबर लेकर आओगे तो थोड़ा सा फील होगा अंदर से कि यार काश ये बच्चे जो है मेहनत कर लिए होते, काश उस दिन बच्चों ने मेरी बात मान ली होती, है ना। तो ना तो तुम उस काश को लेकर आओ, ना मैं उस काश को लेकर आऊँ बीच में, तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें जो है हमारे बीच में बनी रहेगी। ओके, ट्रिग्नोमेट्री वाले आएंगे बेटा अभी क्वेश्चन, है ना। चलो, इस चैप्टर के क्वेश्चन बेटा तुमको बहुत दिक्कत देते हैं, जो यहाँ पर जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है इससे रिलेटेड, तो इसको एक बार और देखना कि 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, और जबकि उसे एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बताओ भाई, कर सकते हैं? बताओ भाई, एक स्तंभ है और एक मीनार है। क्या बोला है? 6 मीटर लंबाई, 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक स्तंभ है और एक मीनार है। समझना, ये मेरा स्तंभ हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया बेटा? स्तंभ हो गया, ओके। और ठीक है ना, और ये मेरी हो गई मीनार। ये हो गई मेरी मीनार। क्लियर? समझना आप छोटी सी मेरी बात को। ये स्तंभ है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। क्लियर? बोला गया है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। मतलब अगर मैं इधर देखता हूं तो ये 4 मीटर इसकी छाया आती है। क्लियर? ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है? क्लियर? और बोला गया है कि जबकि उससे समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, उसी समय, है ना, एक मीनार। अब मीनार की अगर छाया आएगी तो मीनार की छाया जमीन पर इसी तरह से बनेगी, ठीक है। ये आपको इस तरह से मिलेगा। क्लियर? क्लियर है सर? मैंने ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस क्लास देखी है, धन्यवाद आपका बेटा बहुत बहुत, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, मैं इतना कह देता हूँ आपको। अब ये पूरी जो है बेटा ये 28 मीटर की छाया है और इसकी ऊंचाई को मैं मान लेता हूँ h, ठीक है। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? मीनार की ऊंचाई निकालनी है। पहले मैं बता देता हूँ, ये आपके पास में स्तंभ है, ठीक है, और ये आपके पास में मीनार है। क्लियर? बताओ भाई, क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ और इसको डी दे देता हूँ, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर? क्लियर है? अब क्या जवाब दूं, ये क्या जवाब दूं यार इनको मैं। चलो भाई, सवाल समझ में नहीं आया? इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें ये बोला गया है कि एक स्तंभ है और एक मीनार है। इसकी जो छाया है स्तंभ की वो 4 मीटर की है, मीनार की छाया सेम उसी टाइम बनती है, ठीक है। ये थोड़ी ऊंची है तो इसको इस तरह से ले लो, ठीक है, इस तरह से, ओके। और ये जो पूरी कंप्लीट छाया है ये 28 मीटर है। आपको ये ऊंचाई निकालनी है इसकी, इतनी सी बात आपसे कही गई है, ठीक है। क्लियर? इतनी सी बात आपसे कही गई है। क्या करोगे भाई? सबसे पहले बताओ, अब 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, हाँ या ना? बताओ भाई। 2 त्रिभुज नजर आ रहे, इसको भी नाम दे दो, ई नाम दे दो, ठीक है। हम किसके बारे में बात करेंगे? 2 त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज ABE और त्रिभुज बड़ा वाला ACD, ठीक है। दोनों त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। और दोनों त्रिभुज क्या है बेटा?
यहाँ पर समरूप है। अब समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। क्लियर, कर सकते हो, हाँ या ना, हाँ या ना भाई। त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। दो त्रिभुज आपस में समरूप है और थेल्स प्रमेय अगर आपको आती है, ठीक है, तो आपको पता है कि इनकी समांतर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन ए ई या ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, बी ई अपॉन सी डी के। देखो भाई ए बी, एक तो मैं ले लेता हूँ ए बी, ठीक है, ए बी और ए सी, ए बी अपॉन ए सी बराबर किसके ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ बी ई और सी डी को। क्लियर, चलिए ये बात क्लियर है। ये कितनी है 4, ये है 28, ठीक है। और बी ई कितनी है मेरे पास में 6 और ये मैंने मानी h, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4h बराबर 6 इंटू 28, h बराबर 6 इंटू 28/4 से 7 बार कट गया, तो h बराबर 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है 42 मीटर, ठीक है। क्लियर, आगे बात समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब एक त्रिकोणमिति का एक प्यारा सा और अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, है ना, उसको ध्यान से और अच्छे से देखना। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे ये, और ये रहा क्वेश्चन कुछ इस तरह का कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो LHS लेकर RHS प्रूव करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप LHS लेकर RHS प्रूव करते हो या RHS लेकर LHS प्रूव करते हो, ये आपको जो है देखना है अपने अनुसार, जो आपके लिए सहूलियत में आसान रहे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर RHS लेने पर, ठीक है, RHS ले लेते हैं बेटा, RHS लेते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हो आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। क्लियर, प्रायिकता का सवाल मैं वापस से रिपीट करवा देता हूँ, रुक जाओ, इसको सॉल्व कर दो फिर मैं उसको रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ से एलसीएम ले लो साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम लिया तो ऊपर मिलेगा आपको 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर, मन में कोई दिक्कत परेशानी, हाँ या ना, नहीं। चलो तो ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो गया अलग अलग। क्लियर, यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, और नीचे अगर देखोगे तो 1 साइन स्क्वायर थीटा, आपको अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के बराबर होता है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इस 1 का भी स्क्वायर कर देता हूँ 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक। अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है, 1 का स्क्वायर करने पर यही मिलेगा मुझे, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, ठीक। ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, और नीचे अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है जो कि होता है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है, जल्दी से बोलो हाँ या ना। चलो, है ना। अब समझना, मेरी एक बात है समझना, अगर आपको दिया जाए ऊपर 2 का स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 ही होता है। अगर दिया जाए 12 का स्क्वायर
तो भी क्या लिखोगे आप 12 इंटू 12। अगर दिया जाए आपको ए स्क्वायर तो भी क्या लिखोगे आप ए इंटू ए, यही लिखोगे। तो आप यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया गया है तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा क्या नहीं लिख सकते हो आप कहोगे कि सर लिख सकते हैं। नीचे देखो भाई 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, क्लियर। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा गायब, तो फाइनली यहाँ से आप देखोगे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और ये आपके पास में इसका RHS होता है। क्लियर है? कितने आसान तरीके से सॉल्व कर दिया, बताओ भाई। क्लास चलेगी बेटा, ये पेपर सॉल्व करेंगे अपन पूरा, है ना। बोलिए भाई, क्लियर है सभी को? क्या अच्छे से समझ में आया? अगर एक मिनट कमेंट दिखाना है ऊपर का, 2-4 कमेंट ऊपर जाना अगर से कुछ आया था यहाँ पर। हाँ ये वाला, हाँ क्या था सर, अगर बहुलक की जगह, हाँ ऊपर करना, थोड़ा सा ऊपर कर दो, नज़र नहीं आ रहा पूरा। हाँ, बहुलक की जगह अगर माध्य या माध्यिका निकालने को बोलते हैं तो कैसे काटेंगे सर, प्लीज़ बताइए। मिस यूनिवर्स क्वेश्चन किस तरह से आपका, ये मैं समझा नहीं, है ना। RHS कैसे आता है, सॉरी LHS यार, LHS, RHS तो लिया है ना, LHS है ना, लिया, ये आ गया हमारा, ये लिया था हमने और ये लिया है। क्लियर? एक बार क्वेश्चन वापस आपका रिपीट करना मिस यूनिवर्स से, जो भी है ना। क्वेश्चन आपका समझा नहीं हूँ मैं तो पूरा एक्सप्लेन करके बताना। मैं इसको वापस से बताता हूँ बेटा, क्या किया हमने। RHS लिया, ये हमें दिया गया था, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, दोनों का मैंने LCM लिया, ये आया और ये मुझे मिला। इसका होल स्क्वायर था, मतलब कि होल स्क्वायर का मतलब है जैसे कि मान लो आपको इस तरह से है, 7 का भी स्क्वायर है और नीचे 8 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 7 का भी स्क्वायर है और 8 का भी स्क्वायर है, यही करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, अलग अलग, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दिया। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या मिलेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने वहाँ से मान ये रख दिया, ठीक है। अब इसको मैंने a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में बना दिया। क्यों? क्योंकि देखो कैसे बनेगा, एक का स्क्वायर करूंगा तब एक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपके पास में, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। क्लियर? आगे बात समझ में? तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया। अब इस माइनस वाले से ये माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस वाला और ये वाला प्लस वाला बचा, ये लिख दिया मैंने, और यही मुझे प्रूव करना था। ओके, 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर 6 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 वापस से समझाएं, आ जाओ। लो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते, वरना एक बच्चे को नींद नहीं आएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, लो भाई साहब, क्या समझाऊं क्वेश्चन नंबर 14 में, बताओ, बोलो भाई साहब। महेंद्र किंग, क्या समझाए क्वेश्चन नंबर 14 में, बताओ आप। जिसको भी 14 में दिक्कत आ रही है बताओ मुझे। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताएं? तुम ये सोच रहे होंगे कि ये 60 कैसे आया, है ना। तो मैं एक बात बताता हूं तुमको, समझना। देखो tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्या होता है बेटा, कोट थीटा होता है। अब मुझे चाहिए 30 डिग्री, समझना 30, है ना। तो 30 कब मिलेगा मुझे, जब मैं 90 में से 60 माइनस करूंगा। क्लियर? 30 कब मिलेगा मुझे, जब मैं 90 में से 60 माइनस करूंगा। तो भाई साहब अब ये किस फॉर्म में बन गया, tan 90 माइनस 60 के रूप में बन गया। अब tan 90 माइनस थीटा, ये क्या बनना है, एक तरह से थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है। तो भाई साहब tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, ये बनता है, हाँ या ना। क्लियर है? सॉरी 90 माइनस 60 करने पर आपको 30 मिलेगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, 30 चाहिए।
ठीक है, तो 90 माइनस 60 करने पर आपको 30 मिल रहा है। क्लियर? बोलो भाई, क्या दिक्कत है? और बोलो बोलो फटाफट से। ओ, सही हो आप अपनी जगह। रुको भाई, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये आएगा कोट 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? टेन थीटा होता है ना। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? टेन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे इसको 10 और ये बनेगा आपके पास में 10 60। अब 10 से 10 जाएगा 46 प्लस ए बराबर मिलेगा आपको 60। इस तरह से ये लो भाई। ठीक है, आगे बात समझ में? अब क्लियर है भाई? कोट 30 का भी मिलेगा आपको, कोट 30 मिलेगा। अब जब कोट 90 में से 60 को माइनस करोगे, अब कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। समझना, जिस तरह से टेन 90 माइनस थीटा आपका कोट थीटा होता है, उसी तरह से कोट 90 माइनस थीटा आपका टेन थीटा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर 90 माइनस करोगे तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कोट में हो जाएगा, कोट टेन में हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बात समझ में? चले आगे, चलो भाई। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चला जाए अब तो। 90 में से 46 गए तो 14 ही बचेंगे भाई साहब। ओके, और 20 वाले क्वेश्चन में, 20 नंबर वाले में तो कुछ भी नहीं था। और ये पेन खराब वाले क्वेश्चन वाले जो है वो भी मैं बता देता हूँ एक बार, जिसको कहीं दिक्कत आ रही है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो आपके पास में कुल 144 पेन है, उसमें से 20 खराब है, तो सही पेन कितने हैं? केवल 124 है। अब आपको जो है यहाँ पर दो चीज़ की प्रायिकता निकालनी है। किसकी? कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब खराब पेन नहीं खरीदेंगे। तो पहले खराब पेन की प्रायिकता निकाल लो। ठीक है, तो खराब कितने? 20, कुल पेन कितने? 144, तो 20/144 कर लो। फिर आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब सही पेन खरीदेंगे। तो सही पेन कितने हैं भाई साहब? सही पेन है आपके पास में 124, तो 124/144 कर लो, 31/36 आ जाएगा। क्लियर? आगे बात समझ में? हाँ या ना? क्लियर है? आ जाओ, अब चलते हैं हम इसके आगे। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम जो है बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 6 नंबर वाले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन तुमसे कहता है एक समांतर श्रेणी का 22वां पद 149 है, मतलब एक समांतर श्रेणी और उसका 22वें पद की बात की गई है। किसकी बात की गई है बेटा? 22वें पद की। और 22वां पद कितना दिया गया है तुमको? 22वां पद दिया गया है तुमको यहाँ पर 149। ठीक है, कितना दिया गया है? 149। एक एक चीज समझना। तो 22वां पद दिया है 149, सार्वंतर मतलब कि डी ये दिया गया है 7, और प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब कि S22 हमें ज्ञात करना है। क्या करें सबसे पहले? अब S22 तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन कब? जब हमें n ज्ञात होगा। क्लियर? और n हमारे पास में 22 है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले यहां से देखो, इसका मतलब क्या हो गया? a + 21d बराबर 149। a का मान निकाल लो यहां से। ठीक है, किसका मान निकाल लो? a का मान निकाल लो। तो a प्लस यहां से हो जाएगा 21 और d का मान कितना आपके पास में? 7 बराबर 149। तो a बराबर 100 से यहाँ से हो जाएगा आपके पास में 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 14, तो 147 बराबर 149। फाइनली आप देखोगे a बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147, तो a बराबर हो जाएगा आपके पास में 2। a का मान कितना आया बेटा? 2 आया। ठीक है, अब आपको Sn का फॉर्मूला पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने का निकालना है? 22 का। तो S22, तो n का मान 22/2, 2 इंटू a का मान 2 प्लस n का मान 22 माइनस 1, और d का मान कितना आपके पास में? 7। तो यहाँ से आप लिखोगे, इसको काटोगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 4 प्लस 21 इंटू 7, तो फाइनली 11 4 प्लस 147 11 इंटू 151। ठीक है, गुणा कर दो। 11 एकम 11 का 1 हासिल गया 1, 11 पंजे 55, 56 का 6 हासिल गया 5, 11 एकम 11 और 5 16। लो भाई 1661। क्लियर? क्या ये बात आपको सभी को समझ में आ गई है?
किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन, हाँ या नो? नहीं? चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14 में दोबारा लास्ट में करके बता दूंगा आप लोगों को, थोड़ी सी शांति रख लो। अभी 6 नंबर वाले क्वेश्चन देख लो, है ना, बड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं तुमको एक बार में समझ में आ जाएगा। चलो भाई 6 मार्क्स की बात करेंगे अब हम, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं 6 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, 2 क्वेश्चन है, उनमें से एक करना होगा, जो आपको इजी लगे वो क्वेश्चन उठा लेना और उसको सॉल्व करना है। पहला है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, ठीक है, सेब कर देता हूँ यहाँ, और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय और ज्यामितीय मतलब कि ग्राफ भी बनाना है और बीजगणित विधि से भी सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अब इसमें से आपके पास में 2 क्वेश्चन है, कोई सा भी एक कर लो, ठीक है। गलत सवाल नहीं है भाई साहब, सवाल सही है। जब हमको नहीं आता है ना तो हमको ऐसा ही लगता है कि गलत सवाल है भाई साहब, ये क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पूछ ही नहीं सकता, कैसे पूछ लिया इसने, है ना, लगता है ना ऐसा। थोड़ी सी जो है बुद्धि रखो, समझो। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर 2 चीजें हैं, ठीक है। तो माना सेब का मूल्य कितना है, x रुपए, और अंगूर का मूल्य कितना है बेटा, y रुपए। देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, समझना, जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो एक बात एक दिमाग में अपने बिठाना, हाँ 2100 बता देंगे भाई साहब, थोड़ी शांति रखो इस क्वेश्चन के बाद में, है ना, ठीक है। हाँ अगर कमेंट नहीं देखता ना भाई साहब तो ये जो अभी मैंने बताया ना इनको रिपीट नहीं करता, ठीक है। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन अगर आपके पास में है तो उस क्वेश्चन को आप देखो और उस क्वेश्चन में एक चीज़ समझो कि कौन से चैप्टर से है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया तो आपके लिए बनाना जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो पहली कंडीशन देखते हैं, 2 किलो सेब, ठीक है, तो 2x, और 1 किलो अंगूर तो 1 × y, इनका मूल्य कितना है 160 रुपये। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, ठीक है, तो 2y, और इनका मूल्य कितना है 300 रुपये। इसको मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। क्लियर है भाई, हाँ या ना? बताओ फटाफट से, जल्दी से बता दो। चले तो 2x + y = 160, 2x + y = 160, ये समीकरण 1। 4x + 2y = 300, ये समीकरण 2। यही 2 समीकरण है, ठीक है। अब देखो इन दोनों समीकरणों को आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी विधि से हल करते हो, है ना। 2x + y = 160, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को आप कौन सी विधि से हल करते हो ये आप पर डिपेंड करता है बेटा। चाहो तो प्रतिस्थापन से कर लो, चाहो तो विलोपन से कर लो, आपकी चॉइस है। क्लियर? चले आगे, आ जाओ, क्या करें बताओ भाई, फटाफट से बता दो क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहा हूं मैं। y का मान निकाल लो तो y बराबर कितना हो जाएगा 160 - 2x हो जाएगा, इसको समीकरण 3 नाम दे दो। क्लियर? तो समीकरण 3 का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। आगे बात समझ में? यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4x + 2 ×
160 माइनस 2x बराबर 300। ठीक, तो ये हो गया 4x माइनस 2 जीरो जा जीरो, 2 छिंग 12 का 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 320 माइनस 4x, अच्छा या तो प्लस है, ठीक है, और बराबर में 300। तो ये ऐसा तो नहीं बन रहा है, तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, देखो इसको ऐसा ना बनाकर एक काम और कर लेते हैं हम, क्यों ना इस समीकरण को पहले और छोटा कर लिया जाए, समझना मेरी बात, क्यों ना इस समीकरण, हाँ हल नहीं होगा, बिल्कुल सरताज जी, फिर क्या करें, हल नहीं होगा तो क्या करें भाई साहब, तुमने तो कह दिया हल नहीं होगा, फिर क्या करें हैं? कंफर्म में कोई हल नहीं है, चलो एक बार और करके देख लेते हैं थोड़ा सा, यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस वाई बराबर आ गया 300, ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया। अब यहां से 2x प्लस वाई बराबर 300/2 हो गया, मतलब कि यहां से 2x प्लस वाई बराबर मिलता है 150, ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से y का मान निकाल लेता हूं, तो 160 माइनस 2x, ये मुझे y का मान मिलता है, इस मान को उठाकर मैं यहां पर रख देता हूं, ठीक, तो 2x प्लस 160 माइनस 2x बराबर 150, ठीक, तो फाइनली 2x माइनस 2x और ये 160 यहाँ पर 150 माइनस 160, लो भाई साहब तब भी नहीं बन रहा है, तब भी नहीं बन रहा है, अतः हम क्या कहेंगे, समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो साफ सी बात है, डायरेक्ट हम देख रहे हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। अब जब समीकरण का कोई हल नहीं है तो यहां से आपको 2 रेखाएं मिलती है, और कौन सी, समांतर रेखाएं, कौन सी, समांतर रेखाएं, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता है, क्लियर। सर मेरा मतलब है कि 18 नंबर वाले क्वेश्चन में बहुलक निकालने को बोल रहा है, अगर माध्य या माध्यिका निकालने को बोलेगा तो कैसे करेंगे बेटा, जब आपको वो बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो माध्य और माध्यिका दी गई है, अगर मान लो माध्य निकालने के लिए बोला जाएगा, समझना इस बात को मेरी, है ना, समझना 3 चीजें होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक। हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि बहुलक बराबर, समझना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, मतलब 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, यही हमने कहा है, ठीक है। अब आपको अगर मान लो ये निकालने के लिए कहा जाए तो ये दोनों चीजें देगा, ठीक है, मान लो ये निकालने के लिए कहा गया तो ये और ये देगा, मतलब 3 में से 2 चीजें देगा आपको, ठीक है। आगे बात समझ में, समीकरण 1 से कर ले, आओ धर्मराज जी, धर्मराज युधिष्ठिर आए हैं और वो कह रहे हैं कि सर समीकरण 1 से कर लो, तो लो भाई साहब 1 से भी करके दिखा देते हैं आपको, जब कोई हल नहीं आ रहा है तो सबके लिए सेम ही होगा ये, ठीक है। तो इधर देखो, यहां से आपको क्या मिलता है, 2x प्लस वाई बराबर मिलता है 150, ठीक। चलो y का मान यहां से निकाल लो, 150 माइनस 2x हो गया, इसको उठाकर यहां रखो, आओ भाई साहब, तो 2x प्लस 150 माइनस 2x बराबर 160, लो भाई साहब तब भी ये वही बात हो गई, तब भी तो ये वही बात हो गई, क्या गलत कहा है हमने, ठीक है। 60 कहां से आया, कहां पर कौन सा 60 कहां से आया भाई साहब, ये 160 यहां दिया हुआ है, 300 यहां दिया हुआ है, मूल्य इनका जोड़ के यहां से आया है, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। क्लियर, कुछ भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते भाई साहब, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 13 में दिक्कत आ रही है तो सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 साइन 60 का मान ही होता है √3/2। सॉरी, और बताओ भाई, विलोपन से करके देख लो, वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
ठीक है, क्लियर है? और बताओ भाई, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये 53 सोमवार वाला है ना बेटा, इसका मैं बताता हूं आपको। देखो सीधा सीधा सा एक फंडा, समझना मेरी बात को, आपके दिमाग में बैठना चाहिए। देखो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। ठीक है, 365 का मतलब होता है 52 सप्ताह तो फिक्स है ही सही, प्लस एक दिन। ठीक है, क्यों? क्योंकि 52 सप्ताह का मतलब 364 दिन हो जाते हैं। तो 52 इंटू 7 करोगे, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36। ठीक है, 52 सप्ताह और एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। तो कुल कितने मिलता है? 364। ठीक, अब मतलब 52 सप्ताह का मतलब समझना, 52 सप्ताह का मतलब समझना, 52 ही सोमवार होंगे, 52 ही मंगलवार होंगे, 52 ही बुधवार होंगे, 52 ही गुरुवार होंगे, 52 ही शुक्रवार होंगे, 52 ही शनिवार होगा और 52 ही रविवार होगा। ठीक, अब ये जो एक्स्ट्रा एक दिन बचा है ना, एक्स्ट्रा एक दिन बचा है, तो अब 53 सोमवार होने का बोला है तो 1/7 बस। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्लियर? बताओ भाई, हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी मन में? कोई क्वेश्चन नहीं? सुजल भारती जी क्या क्वेश्चन है बेटा? बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? आ जाओ भाई। ऋषभ द्विवेदी जी आओ, इधर आओ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लो भाई साहब, इस क्वेश्चन में दिया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है आपके पास में और एक भवन है। ठीक है, तो समझना, ये तो भवन हो गया और ये तो भवन हो गया, थोड़ी सी जगह का पंगा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भवन हो गया, ठीक है, और ये मीनार हो गई आपकी। ओके, आगे बात समझ में? चलो, बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब ये मीनार का पाद बिंदु और ये भवन का शिखर, ये कोण जो है ये कितना है? 30 डिग्री है। ठीक, मतलब ये कोण हो गया आपके पास में 30 डिग्री। फिर क्या बोला गया है? और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण है, ये कोण हो गया आपके पास में 60 डिग्री। क्लियर? फिर बोला है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60% नहीं 60 डिग्री है। ठीक है, चलो ओके। फिर यदि 50 मीटर ऊंची है कौन? मीनार, तो पहली बात तो ये कि ये आपकी मीनार है और मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। ठीक है, और ये आपका भवन है। ओके, और आपसे पूछा है भवन की ऊंचाई, तो इसको मान लो आप h, कुछ नहीं दी गई है। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को x नाम दे दो। और कोई दिक्कत? चलो, इसको a, इसको b, इसको c और इसको d नाम दे दो। अब दो त्रिभुज हो रहे हैं, दोनों त्रिभुजों को ले लो, काम हो जाएगा। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी, इसकी बात कर लेते हैं हम। tan थीटा बराबर, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका? ए बी, और आधार कितना है आपका? बी सी। तो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, और ए बी का मान कितना है? h, और आधार का मान x। tan 60 का मान कितना है? √3, तो √3 बराबर h बटे x। क्लियर? तो x बराबर कितना हो जाएगा? h बटे √3 आएगा यहाँ से। क्लियर? अब ये मत कहना कि ये कैसा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? हाँ या ना? या चाहो तो एक काम और कर सकते हो, h का मान निकाल लो। h बराबर आ जाएगा √3x।
क्लियर है? आगे बात समझ में? इसी तरह से दूसरा त्रिभुज ले लेना, त्रिभुज BCD में, ठीक, tan थीटा बराबर, एक मिनट, इसमें तो tan 30 डिग्री का कोण है ना बेटा, tan 30 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का नहीं है, क्योंकि ये वाला कोण लेंगे ना तो tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/x, तो x का मान आ जाएगा h इंटू √3, ठीक है? लो भाई, क्लियर? आगे बात समझ में? हाँ, tan 30 डिग्री है बेटा, ये वाला कोण लेना है ये, क्योंकि हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, है ना, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला, ठीक। अब हम बात करते हैं इधर, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, और इधर आ जाएगा लंब कितना है? 50, और आधार कितना है? x, तो फाइनली tan 60 का मान कितना होता है? √3, 50/x, तो ये हो जाएगा √3 इंटू x बराबर 50। x का मान यहाँ से समीकरण 1 से यहाँ रख दो, तो √3 इंटू √3 इंटू h बराबर 50, √3 इंटू √3 कितना होगा? ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर इंटू h बराबर 50। √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 3 इंटू h बराबर 50, तो h बराबर 50/√3 मीटर। तो भवन की ऊंचाई कितनी आएगी? 50/√3 सॉरी 50/3 मीटर। ओके, क्लियर है? आगे बात समझ में? क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन, हाँ या ना? नहीं? चलो अब लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं आज की हमारी इस क्लास का, एक लास्ट क्वेश्चन। तैयार हो भाई? हाँ या ना? लास्ट क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो? सांख्यिकी का आपका क्वेश्चन, x कैसा है बेटा? मैंने मान ली, यहां से यहां तक की लंबाई को मैंने जो है दूरी को x मान लिया है ये, ठीक है? चलो भाई लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आता है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है ये। तो हमें क्या करना है? इसका बहुलक निकाल लेना है बेटा। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें क्या करना है, इसमें बहुलक निकाल लेना है, ठीक है? अब बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बहुलक का फॉर्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। किस किस को पता है? L बराबर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, क्या यही होता है? हाँ या ना? बताओ भाई। क्लियर? यही होता है ना सर? tan 0 कहाँ से, एक मिनट वो करना तो भाई साहब, tan, हाँ ये कार्तिक शर्मा का कमेंट दिखाना, tan 0 कहाँ से आया? अरे भाई साहब tan 0 नहीं है, tan 0 कहाँ है? tan 30, ये tan थीटा है, और tan 30 डिग्री। मैंने जब ये वाला त्रिभुज लिया है, ये वाला, तो यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है मेरे पास में, और जब मैंने ये वाला त्रिभुज लिया तो थीटा मेरे पास में 60 डिग्री है, 0 नहीं है। 30 डिग्री, यहाँ के लिए 30 डिग्री और यहाँ के लिए 60 डिग्री है। आंखें खोल कर देखिए भाई साहब, क्लियर है? चलो भाई, तो बेटा यहां पर देखते हैं, बहुलक निकाल लेना है। अब F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता मतलब सार्वधिक बारंबारता कहां पर नजर आ रही? यहां पर, ठीक है? तो ये हो गए मेरे पास में F0। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग से, सॉरी F1 हो गया ये बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये हो गया F0। F जो 2 है वो हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। कमेंट चलने दो अब तो, रोको मत। ठीक है, आगे बात समझ में? बताओ भाई। L प्लस, L बराबर लिख दिया क्या? L प्लस कर दो, ठीक है? tan ही क्यों लिया? tan ही क्यों लिया भाई साहब? अब मेरी बात समझना, जब आपके सामने एक त्रिभुज है और आपके पास में मान लो ABC है और यहाँ थीटा कोण है, ये 90 डिग्री है। अगर आपके पास में लंब है और आपके पास में आधार है तो आप उसको लंब बटे आधार, तो आपको पता ना tan थीटा ही होता है। फिर या थीटा का मान दिया है, लंब और आधार में से कोई एक निकालना है, तब भी तो लेंगे tan ही हम, ठीक है?
आओ यहां से देखते हैं हम बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, H का मतलब क्या होता है, इनके बीच में अंतराल कितने का है, तो H बराबर है यहाँ पर 1000, इनके बीच में गैप कितने का है, 1000 का है। L क्या है, बहुलक वर्ग की जो आपके पास में बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा। क्लियर, बताओ भाई, और निम्न सीमा कितनी है, 4000, कितनी है, 4000। L कितना है आपके पास में, 4000। ठीक, तो ये हो गया आपके पास में 4000 प्लस F1 कितना है, 18 माइनस F0 कितना है, 4/2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 और इंटू 1000। ठीक, तो फाइनली ये 4000 आपके पास में एज इट इज, प्लस 18 में से 4 गए तो कितने बचे, 14, ये हो जाएगा 36 माइनस 13, क्योंकि 18 दूनी हो जाएगा 36 माइनस 13 और इंटू 1000। क्लियर, तो ये मिलेगा आपको 4000 एज इट इज प्लस 14/6 में से 3 गया तो 3, 3 में से गया तो 2 और इंटू 1000। कर लेना इसको सॉल्व, आंसर आ जाएगा। कर लोगे, कर लोगे, अगर आप चाहो तो इसको 4000 प्लस 14100 अपॉन 23 इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा आ जाएगा। L कहां से लेते हैं, L का मतलब होता है भाई साहब जो बहुलक वर्ग है। अब बहुलक वर्ग कौन सा है, ये वाला है, ये बहुलक वर्ग है ना, इसकी निम्नतम मान, निम्नतम माप, ठीक है, निम्न सीमा जिसको हम कह सकते हैं, निम्न सीमा। क्या क्लियर है ये बात, या किसी को कोई दिक्कत है, या किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है, बहुलक का फॉर्मूला बता दीजिए। अरे भाई साहब ये बहुलक का फॉर्मूला लिखा हुआ तो है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, है ना, बहुलक का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ सारी चीजें ताकि तुमको पता रहे। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, चलो, तो L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक, F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक, F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक, और F2 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। और H का मतलब है वर्ग माप। और बताओ भाई, और बताओ, सारी चीजें मैंने लिख दी है यहाँ पर। अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई क्वेश्चन है तो बोल दो। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में मोड कहते हैं, माध्य को मीन कहते हैं, मिडन कहते हैं माध्यिका को। क्लियर है, नहीं ले सकते बोई भाई, क्या नाम है आपका, जो भी हो, 10 की जगह कोट नहीं ले सकते, बहुत रेयर केसेस में होगा वो अलग। ठीक है, अब बताओ भाई, ईमानदारी से बताना, ये जो मैंने मॉडल पेपर आप लोगों का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से जो बनाया है, क्या आप लोगों को मज़ा आया? योगेंद्र सर की क्लास शायद बेटा सैटरडे को मिल जाएगी आप लोगों को, है ना, एसएसटी की क्लास सैटरडे को हो सकती है आप लोगों की। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। H कहाँ से आया? H यहाँ से आता है भाई साहब, देखो L और H कहाँ से आता है ये मैं बता देता हूँ। L और H कहाँ से आता है, ठीक है, इधर देखो, सबसे अधिक बारंबारता कहाँ नजर आ रही है? सबसे अधिक बारंबारता अगर आप देखोगे तो इस वाले वर्ग में आ रही है ना। अब
एच जो है आपको इसमें माप देखना है, ये जो वर्ग माप है इसमें कितना अंतर आ रहा है, माप कितना आ रहा है, 4 से 5000 मतलब 1000 का डिफरेंस आ रहा है। तो एच लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इस पूरे में देख लो 1000 का ही डिफरेंस है, ठीक है। और एल लेते हैं ये वाला, क्लियर, ठीक है। कार्तिक शर्मा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा उससे। देखो मेरे को है ना यहाँ पर 2 घंटे हो गए पढ़ाते पढ़ाते, पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। मेरे को पहले इतना मतलब वो लग रहा था कि मैं कैसे खड़ा होऊंगा, क्या मैं क्लास ले पाऊंगा, लेकिन जब तुम्हारा सपोर्ट मिलता है ना बेटा तो सब कुछ जो है मुमकिन नज़र आता है कि हाँ भाई सब कुछ कर लेंगे। जैसे तुमको लगता है ना कि सारी चीज़ें कि सर अगर आप हमारे साथ हो तो फिर हम सब कुछ कर लेंगे, तो सेम चीज़ टीचर्स की भी बेटा यही एक्सपेक्टेशन रहती है ना। टीचर्स भी यही चाहते हैं कि बच्चे एक बार सपोर्ट तो करें, जी जान कैसी भी कंडीशन हो छोड़ेंगे नहीं, पूरा उनके लिए सब कुछ करके दे देंगे। अब आप लोगों को मैं एक बात और बता देता हूँ, पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, ठीक है, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा। आप लोगों को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना, और उसमें मैं आप लोगों के लिए जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। और बताओ भाई, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन? श्रवण जी का क्या डाउट है? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ लीजिए, आप लोगों को सारा डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले सब कुछ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा देखो मैंने आप लोगों को मैं बता देता हूँ जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, समझना मेरी बात है ना। वन शॉट की अगर आप लोगों को डिमांड आ रही है, ठीक है, तो वन शॉट में बता देता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है, इसका मैं आप लोगों को वन शॉट ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जाकर देख लेना। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पर सांख्यिकी का वो भी करवा चुका हूँ लास्ट क्लास में। अगर आप देखोगे तो त्रिकोणमिति इसका भी मैं वन शॉट करवा चुका हूँ। पहले की क्लासेस में देखोगे आप तो द्विघात समीकरण का भी मैं वन शॉट करवा चुका हूँ, और देखोगे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी हो चुका हो, बहुपद भी आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को मैंने त्रिकोण ये जो आपकी निर्देशांक ज्यामिति वो भी करवाया है, साथ में मैंने आप लोगों को सांख्यिकी भी पढ़ाई है। तो लगभग सारे ही चैप्टर्स जो है मैं 1 बाय 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ। पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगी भाई साहब, पीडीएफ की टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। आगे बात समझ में, एक वीडियो में सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ओके। तो आई होप आज की इस क्लास में आप लोगों को बहुत प्यारे और अच्छे तरीके से मज़ा आया होगा। किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी। अगर आप लोगों को आज की इस क्लास में मज़ा आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज की क्लास आप लोगों को ये कैसी लगी है। फिर मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ मैं जय हिंद और बाय बाय।